आइए तो एक बार फिर से हम लोग क्लास 11 जैक बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये इस रूप में भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बताया जाएगा, प्लस एक क्वेश्चन आप देखोगे तो इससे ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। तो हमें आशा है कि आप इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइजेज ऑफ आयंस। इसमें यहाँ पर कुछ आयंस दिए गए हैं, इनको आपको आयनिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप भी समझ रहे हो कि पहले छोटे आयंस होंगे, उसके बाद बड़े आयंस, उसके बाद बड़े आयंस। ठीक है, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा? इसमें आपका कॉन्सेप्ट ये काम करेगा कि जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स, साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम, एटम के जो साइज होते हैं वो बड़े होते हैं उनके कैटायन से। एटम के साइज उनके कैटायन से बड़े होते हैं। मीन्स द साइज ऑफ कैटायंस इज ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ एटम, पेरेंट एटम। जिस एटम से वो कैटायन बना है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला तो बना सोडियम कैटायन Na+। तो सोडियम कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा, सोडियम कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा सोडियम पेरेंट एटम से। दैट मीन्स पेरेंट एटम का साइज बड़ा होगा और सोडियम कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा। तो दूसरी तरफ देखें कि अगर किसी एटम से एनाइन का फॉर्मेशन होता है तो साइज ऑफ एटम इज ऑलवेज लेस दैन दैट ऑफ द साइज ऑफ एनायंस। फॉर एग्जाम्पल देख लें कि अगर आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो उससे बनता है F-। ठीक है, तो फ्लोराइड एनाइन का साइज हमेशा बड़ा होगा फ्लोरीन न्यूट्रल एटम से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों इसलिए होता है कि फ्लोरीन एनाइन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे आपको फ्लोरीन कैटायन में क्या है, फ्लोरीन न्यूट्रल एटम में क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज 9 है और नेगेटिव चार्ज भी 9 है। ठीक है, तो 9 पॉजिटिव चार्ज 9 नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इन केस ऑफ F- आपको क्या है, 9 पॉजिटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो कॉम्पेरेटिवली लेस अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसके कारण उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज हो गया। यहाँ आपके सामने दिया गया है सोडियम कैटायन, फ्लोराइड एनायन, ऑक्सीजन डाईवैलेंट एनायन एंड नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट एनायन। इसमें कौन बड़ा होगा? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखें। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होगा? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होगा, इन सभी चारों स्पीसीज में आप देखो, यहाँ है Na+, F-, O2- एंड N3-। ठीक है, इसमें देखिए कि हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर को Z हम लिख सकते हैं, तो Z का वैल्यू डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने से Z का वैल्यू डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? सोडियम के केस में Z का वैल्यू क्या हुआ, 11। फ्लोरीन के केस में क्या हुआ, 9।
ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ 8 और नाइट्रोजन के केस में क्या हुआ 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर मीन्स द चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इन सभी एटम्स में या आयंस में जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो देखें डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात देखें कि इन सभी आयंस के केस में हम देखें, इन सभी आयंस के केस में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर ये हो जाएगा 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक है, एक माइनस है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 10 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का 8 है, 2 माइनस है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका भी 10 हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन का 7 होता है, 3 माइनस है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। इसका मतलब कि ये सभी, इन सभी आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो वैसे ही स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, वैसे एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स सभी में सेम हों उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, और जब कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको दिया गया हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में आयनिक रेडियाई का वैल्यू डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, जब उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जब उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक न्यूक्लियर चार्ज है, सबसे अधिक न्यूक्लियर चार्ज है Na+ के केस में, देन F-, देन O2- एंड N3-। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो इसका क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, मीन्स आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। समझे, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा Na+, Na+ इज लेसर दैन F- इज लेसर दैन O2- इज लेसर दैन N3-। समझे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर रहा है। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं वो डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स कम होंगे, ठीक है, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिससे आयंस का साइज बड़ा होते जाएगा। आयंस का साइज बड़ा होगा तो आयनिक रेडियस भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इधर से हम क्या लिखेंगे, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ, द फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम्स इन गिवन स्पीसीज। आपको इस सम्स में एक ही एटम्स के कैटायंस और एनायंस दिए गए हैं, एक ही एटम्स के कैटायंस और एनायंस दिए गए हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट है कि एटम का साइज उसके कैटायन से बड़ा होता है, लेकिन वही पेरेंट एटम का साइज उसके एनायन से छोटा होता है। ठीक है, तो एटम बीच में है, कैटायन
उसके बगल में है जिसका साइज छोटा होता है एटम से, और एनायन बगल में है जिसका साइज बड़ा होगा उसके एटम से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आसानी से ये कर लो। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये न्यूट्रल एटम है आयोडाइड का, ये आयोडाइड का न्यूट्रल एटम बड़ा होगा एनायन से, गलत आंसर। कैटायन का साइज बड़ा होगा एनायन से, और एनायन का साइज बड़ा होगा न्यूट्रल एटम से, कैटायन का साइज बड़ा होगा एनायन से, गलत आंसर। कैटायन हमेशा छोटा होता है। यहाँ देखिए, न्यूट्रल एटम बड़ा होगा पॉजिटिव आयन से, ये भी गलत एटम, नो, और पॉजिटिव छोटा होगा, पॉजिटिव छोटा होगा न्यूट्रल एटम से, ठीक है, और एनायन बड़ा होगा उसके न्यूट्रल एटम से। तो यहां पर देखें, ये हुआ एनायन, इसको यहां देख लें, इट इज एनायन, इट इज न्यूट्रल एटम, एंड दिस इज न्यूट्रल एटम, दिस इज कैटायन, ठीक है। तो पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है उसके कैटायन से, और एनायन हमेशा बड़ा होता है उसके पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम मीन्स जिससे एनायन बना है, ठीक है। तो कैटायन का साइज स्मॉलेस्ट होगा इन तीनों में, और एनायन का साइज लार्जेस्ट होगा। क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4. नेक्स्ट, among halogens the correct order of amount of energy released by gaining of electron is. जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो एटम अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में कन्वर्ट होता है। फिर से सुने, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एंड दैट मच रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के केस में यहां दिया गया है कि केवल हेलोजेंस के केस में ये ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर आपको सुटेबल होगा। तो यहां देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, जैसे यहां पर देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे वैसे एटॉमिक साइज या आप एटॉमिक रेडियस कह लो, एटॉमिक रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ये बढ़ता है। इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में एरो मार्क देके लिख रहे हैं। एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। यही कारण है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से, ग्रुप 1 से ग्रुप 18 की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है। लेकिन हमें केवल हेलोजेंस के बारे में चर्चा करना है। हेलोजेंस ग्रुप 17 में होते हैं, आपको मालूम है, ग्रुप 17 में होते हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी एक MCQ ही बनता है। अब देखें, अमॉन्ग हेलोजेंस करेक्ट ऑर्डर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस
कौन एटम, किस एटम, कौन एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा, उसके ऑर्डर का 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, एक फ्लोरीन सबसे छोटा साइज है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने में सबसे अधिक एनर्जी इसको रिलीज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्लोरीन से कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण इसका सही ऑर्डर होगा 3। दैट मीन्स फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन, बट क्लोरीन इज हायर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज हायर देन आयोडीन। यहाँ पर एटॉमिक साइज वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, एटॉमिक साइज वाला, ठीक है, ये क्लोरीन के बाद। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम होने के कारण इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होता है वो कम होता है एज कॉम्पेयर टू क्लोरीन। इसलिए इसका सही ऑर्डर होगा फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन, बट क्लोरीन इज हायर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज हायर देन आयोडीन। मेरे समझ से आप समझ रहे हो? कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिए, और आपके कुछ ऑन डिमांड नोट्स हो तो आप भी हमें ज़रूर भेजें, हैं? हमें खुशी होगी आपको संतुष्टि प्रदान करने में। एनीवे, आगे चलें। मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। किसी एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर बहुत जनरल क्वेश्चन है। किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप जानते हो कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मीन्स इनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे अधिक होगा, हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। और जैसे जैसे किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये हुआ मेरा पीरियड, किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, आपको मालूम है कि ग्रुप 1 में मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जबकि लास्ट में जो होता है ग्रुप 17 और ग्रुप 18 होता है। तो 17 ग्रुप जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है किसी पीरियड में, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज डाउन द पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर किसी पीरियड में, माने लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वो डिक्रीज करता है। अब ग्रुप में देखें, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आप जाते हैं, तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो मेटेलिक कैरेक्टर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज करता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है। तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप
and decreases a period. नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहां ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये भी लगे हाथ देख लें, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आए, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन BeCl2। BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये हुआ BeCl2। ठीक है, तो BeCl2 में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कॉम्पेयर टू बेरिलियम। तो यहां इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो टूवर्ड्स क्लोरीन एटम होगा। तो दोनों यहां देखिए, एक BeCl, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl इज काउंटर बैलेंस्ड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ अपोजिट पार्ट ऑफ BeCl मोमेंट। इसका जो हाफ पार्ट है वो अपोजिट हाफ पार्ट के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जिसके कारण इसके लिए डाइपोल मोमेंट दैट मीन्स म्यू का वैल्यू 0 होता है। BeCl2 के केस में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ऐसा ही केस होता है CO2 के साथ। नेक्स्ट आए, CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी हमने बताया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि वैसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो CO, यहाँ है CO, कार्बन का हो गया इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। जितना एटॉमिक नंबर, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 14। अब देखें इन सबों में से किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के पास हो गया 7 और ऑक्सीजन के पास हो गया 8, ये हो गया 15। ये दो नाइट्रोजन 7 + 7 = 14। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक कॉन्टेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वायर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी ब्लॉक, एकमात्र पी ब्लॉक ही ऐसा है, एकमात्र पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटल वायर्स होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वायर्स होते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या होता है, इस ब्लॉक में केवल मेटल्स होते हैं, मेटल्स ओनली। ठीक है, डी ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, लेकिन उनका जो वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये वैसे मेटल्स होते हैं जिनके पास n-1 d ऑर्बिटल में n-1 d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। ठीक है, और f ब्लॉक वैसे होते हैं जिनमें n-2 f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। ठीक है, चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया। नेक्स्ट आए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, बिना कोई फॉर्मूला यूज करे सिंपली आप देख लो कि ये हुआ BF3, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, हालांकि बॉन्ड के रूप में हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए आपके कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किससे मिलेगा, दैट इज sp2। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू H = हाफ इंटू, देखिए इसका एक फॉर्मूला भी है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन माइनस एनायन माइनस कैटायन प्लस एनायन।
ठीक है, इस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कभी देखेंगे इसको। HF मॉलिक्यूल, HF इज ए मॉलिक्यूल विथ, HF मॉलिक्यूल कैसा है? आयनिक बॉन्ड HF में होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पोलर कोवलेंट की नॉन पोलर कोवलेंट? तो देखिए HF में दोनों नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स होने के कारण एक बात तो डेफिनेट है कि इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी अधिक है, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, जिसके कारण इसका नेचर होगा पोलर कोवलेंट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दूसरे एटम को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तब बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जब दो एटम, दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स जिनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है, तब बनता है आपको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन NH4। NH4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? बड़ी बढ़िया सवाल है ये। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 और 3 5। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ NH4 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? NH3 प्लस H प्लस, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नाइट्रोजन के 5 और हाइड्रोजन के 3, दैट मीन्स 8। बात समझे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8। ठीक है, इसको एक फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NH4, इसको क्या करेंगे? नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है जिसका 5, हाइड्रोजन 4 है, NH4 प्लस है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का 1 × 4, और ये जो प्लस है, इस प्लस के लिए आप क्या करो कि टोटल में से 1 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5 + 3 = 8। जो आपको अच्छा लगे वो बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H2, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ देखिए C2 है, H2 है, तो ये हुआ C2H2 का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड डेफिनेटली 2 होगा। और इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट ऑप्शन इज 3। यहाँ देखिए ये हुआ आपका सिग्मा बॉन्ड, और इसमें से 1 हो गया सिग्मा बॉन्ड, और ये 1 हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया यहाँ पाई बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड इज 3 एंड पाई बॉन्ड इज 2। Let us come to another problem. The most electronegative group of periodic table, आंख मूंद के लिखें ग्रुप 17। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन। ठीक है, जबकि ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट इनर्ट गैस। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस, ये भी अपने आप में MCQ है। ठीक है, और ग्रुप 15 को निकोजेंस,
ठीक है। NH3 हैज स्ट्रक्चर NH3 NH3, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास कितना हो गया? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हो गया 4। और जब कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 होने से इसका शेप होना चाहिए टेट्राहीड्रल होना चाहिए, शुड बी टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण, इट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण इसका शेप टेट्राहीड्रल नहीं होके पिरामिडल होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझे? Which of the following group has the least value of ionization enthalpy? किस ग्रुप के पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सबसे कम वैल्यू होता है? ठीक है, जो सबसे अधिक मेटेलिक कैरेक्टर वाले एटम्स होते हैं उनके लिए आयोनाइजेशन वैल्यू सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं? ग्रुप 1 के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल्स के लिए आईपी का वैल्यू लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। यही कारण है कि अल्काली मेटल्स अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत आसानी से निकाल देते हैं, निकाल के कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो सबसे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल के कैटायन में कन्वर्ट हो, such metals, such substances are said to be reducing agent। यही कारण है कि ग्रुप 1 के जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये भी एक सवाल बनेगा, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, इस चीज को समझते चलें आप। रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो आसानी से ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन है, और जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। समझे? चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनाते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू काफी अधिक होता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट में रूल आप याद रखो, 789 मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जेनरली ये तीनों एटम जिस कंपाउंड में होते हैं वो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस आधार पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा HF, ठीक है। और इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा C, ग्रुप 1, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि कितना रट्टा मारोगे आप, एंड यू आर गोइंग टू बी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, और हमारा भी भरपूर प्रयास रहेगा कि हम आपको कॉन्सेप्चुअल वे में स्टडी कराएं। आप बने रहें इस चैनल के साथ, दैट इज TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड के साथ।
और आपके साथ कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ठीक है। और एक बार फिर से आपके एग्ज़ाम की शुभकामनाओं के साथ कि आप एकदम हंसते खेलते 12 में आए, एक बार फिर से। ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।